हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। राइट, डिस्कस करेंगे कि क्या है टेरिटोरियल आर्मी, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिसर्स की रैंक पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने स्टेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे सेंटर है, क्या फ़ीस है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे और आपको इस वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी हो जाएगी इस टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। राइट, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड छूटने ना पाए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। तो टेरिटोरियल आर्मी है क्या? ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हम कहते हैं, या वॉलेंटरी सर्विस है इंडिया के लिए, या आर्मी के में आप अगर आप जाना चाहते हैं, आपकी विश रही हो बचपन से और आप नहीं जा पाए किसी भी रीज़न से, वेदर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या आप जो एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं कर पाए, या एसएसबी नहीं क्रैक कर पाए, जो फुल टाइम सर्विस के लिए होता है। राइट, तो इसमें आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो 18 से 42 ईयर्स तक कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे जा सकता है। आगे अब इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सीधे सीधे इनकी वेबसाइट से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। Indian Defence Force consisted of two branches, which is European branches consisting of old volunteer force under the designation of auxiliary force, and which later become the part of Indian Territorial Force। यानी कि ये वॉलेंटरी सर्विस होती है, आप कंट्री को देना चाहते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती है। आप ऑफिसर्स की तरह भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर वो सीडीएस और डिफेंस के एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाए हैं, या एज फैक्टर उनका निकल गया है जो फुल सर्विस के लिए होता है, दैट इज़ 24 एंड 25 ईयर्स। राइट, तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स क्या होते हैं। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैं आपको बता चुका हूँ, और प्रेजेंट रोल क्या है टेरिटोरियल आर्मी का, कि वो स्टैटिक ड्यूटीज़ भी देती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ड्यूटीज़ देती है। ठीक है, वेरियस नेचुरल कैलामिटीज़ में भी इन ऑफिसर्स को कॉल किया जा सकता है और इनसे सर्विस ली जा सकती है। आगे डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सिविलियंस के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए डिफर करती है। राइट, सिविलियंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एज लिमिट 18 से 42 ईयर्स होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए मिनिमम जो होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आप मेंटली एंड फिजिकली साउंड होने चाहिए, यानी कि परफेक्टली फिट होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में गेनफुली एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, कि आप कोई सर्विस करते होने चाहिए, वेदर आपकी जॉब है, वेदर आप अपने बिजनेस में हैं, वेदर आप फार्मिंग कर रहे हैं। आप इसको कैसे चेक किया जाएगा, इसके खिलाफ इसके सपोर्ट में आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि ये जो ओनर होगा जिसके अंडर आप काम कर रहे होंगे, किसी न किसी के अंडर तो आप काम कर रहे होंगे, और अगर आप खुद के बॉस हैं तो आपको अपने जो आपके अंडर काम कर रहे होंगे उनसे साइन करवाना पड़ेगा। तो इट्स एफिडेविट होगा, ये प्रूफ होगा कि आप सर्विस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है। राइट, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ओनली एक्स सर्विस ऑफिसर्स जो अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एज 18 से 42 ईयर्स होगी। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और वो फिजिकली और मेंटली साउंड होना चाहिए। राइट, यानी कि फिट होना चाहिए। सर्विंग मेंबर जो है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जीआरएफ, पैरामिलिट्री और भी मिलिट्री सर्विसेज हैं, तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिविलियंस का और एक्स सर्विसमैन का क्या रहा है। राइट, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपका मई और जून के बीच में। ठीक है, और ये ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन इसका। एंड देन आपका डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन आएगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो जुलाई में होगा। 7 सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा एग्जामिनेशन। एंड ये OMR बेस्ड होगा, यानी कि आपको बबल्स फिल करने होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। राइट, नो सब्जेक्टिव पेपर, यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जैसे आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे क्या पैटर्न है सिलेक्शन का, कितने स्टेजेस हैं। तो सिविलियंस और एक्स सर्विसमैन के लिए दोनों के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले बात करते हैं सिविलियंस के लिए। तो सिविलियंस के लिए बात करें तो कैंडिडेट को सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि स्क्रीनिंग पार्ट है। देन आपके पास जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, देन आप
जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक इंटरव्यू कराया जाएगा पीआईबी के द्वारा, ठीक है, एंड वो रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पे होगा। नेक्स्ट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जो पीआईबी क्रॉस कर लिए जाएंगे या पीआईबी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो सिलेक्ट हो जाएंगे उस स्टेज में, तो वो एसएसबी में जाएंगे, यानी कि उनका थर्ड स्टेज होगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू के लिए, ठीक है, एंड देन फोर्थ स्टेज होगा मेडिकल। तो आप देख सकते हैं कि 4 स्टेजेस में ये पूरा डिवाइड है। अगर मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊँ, पहला स्टेज है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, देन आपका है पीआईबी, देन आपका है एसएसबी एंड देन आपका है मेडिकल। तो ये 4 पार्ट में आपका 4 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम डिवाइडेड है। बात बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की। तो उनके लिए एलिजिबिलिटी उनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग है, यानी कि उनको सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, उनको रिटर्न एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज़ मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। पहले ये वैकेंसीज सिर्फ मेल के लिए थी, लेकिन अब पिछले साल से ये वैकेंसीज फीमेल के लिए भी ओपन कर दी गई हैं, राइट। तो अब मेल और फीमेल अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल है जो इसमें नॉर्मल है, सेम पे स्केल दी जाएगी जो परमानेंटली एम्प्लॉयड है, यानी कि जो परमानेंट फोर्सेज हैं, वेदर आप बात करें जो सीडीएस एग्जामिनेशन से गए हैं, एनडीए से गए हैं, एंड वेरियस टेक्निकल एंट्री स्कीम से गए हैं, या कोई भी स्कीम से गए हैं, तो उनकी पे स्केल और आपकी पे स्केल में कोई अंतर नहीं होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लेफ्टिनेंट की पे स्केल, कैप्टन की पे स्केल, मेजर की पे स्केल, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड सो ऑन। तो पे स्केल लगभग सेम ही रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमोशन ऑफ हायर रैंक्स, यानी कि हायर रैंक में प्रमोशन आपका होगा कि नहीं होगा, आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि प्रमोशन हायर रैंक्स में होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली हायर रैंक्स में प्रमोशन होगा आपका, एंड वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो कंसिडर करने के लिए रहेगी कि हायर रैंक्स में प्रमोशन के बाद आपका जो सीनियरिटी लेवल है वो 2 साल कम रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 साल में आर्मी में लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन जाते हैं, राइट। लेकिन जब आप टीए के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो आपको कैप्टन बनने में 4 साल लगेंगे, एंड सिमिलरली आगे वाले ऐसे ही प्रोसेस में 2-2 साल एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। आपको फ्री राशन दिया जाएगा, फ्री सीएसडी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, बाकी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं जो एक फुल्ली गेंड आर्मी ऑफिसर को दी जाती है जो परमानेंटली एम्प्लॉयड होता है वहाँ पे, वैसे ही आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। कोई भी फैसिलिटीज़ में कटआउट नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, सारे मेडिकल सेना अवार्ड्स एंड जो भी सारे अवार्ड्स होते हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। रैंक में बता ही चुका हूँ, पे स्केल आपको बता ही चुका हूँ, सेम रहेगा, डीए भी सेम ही रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं पेंशन की। तो वेदर क्या पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पेंशन डेफिनेटली मिलेगी, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको 20 ईयर्स की फुल सर्विस देनी पड़ेगी, फिजिकल सर्विस, यानी कि आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा 20 ईयर्स। सपोज़ करता हूँ मैं कि आप अगर 2 महीने काम कर रहे हैं तो ये 2-2 महीने काउंट करके जब आपका 20 ईयर्स हो जाएगा देन आपको पेंशन मिलेगी, अदरवाइज़ आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड ये जो क्राइटेरिया है ये 15 ईयर्स है फॉर जो एक्स सर्विसमैन और जो ऑफिसर्स भर्ती हो रहे हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़ ऑफ आर्मी वेलफेयर, आपको सारी वेलफेयर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जब आपके 10 साल फिजिकल सर्विस के पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो फिजिकल सर्विस वाला क्राइटेरिया है होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और बाकी सारी ग्रेचुइटीज़ एंड बाकी सारी आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की। तो कौन कौन से सेंटर्स पे एग्ज़ाम होगा। तो सेंटर्स आप देख सकते हैं आपके सामने है, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, दीमापुर, चंडीगढ़ एंड बहुत सारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड अब लास्ट फाइनली बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके 2 पेपर्स कंडक्ट कराए जाएंगे और दोनों पेपर 2-2 घंटे होंगे, यानी कि एक दिन में आपके 4 घंटे के पेपर होंगे, राइट। अब उस 4 घंटे के पेपर में जो पहला पेपर होगा उसमें आपका मैथ्स एंड रीजनिंग आएगा, जिसमें 50-50 मार्क्स के दोनों होंगे, यानी कि 50-50 क्वेश्चंस। तो पहला पेपर 100 मार्क्स का होगा एंड दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। दूसरे पेपर में आपका आएगा जीके, यानी कि जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, 50-50 मार्क्स ईच। दोनों पेपर में आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड ओवरऑल आपको 40% लाना ज़रूरी है, राइट। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ये था एग्ज़ाम पैटर्न। एंड देन इसके बाद आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो पेपर को सूझबूझ के अटेम्प्ट करें। एंड जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसके फॉर्म्स कब आने वाले हैं, इसके फॉर्म्स आएंगे मई जून में, ठीक है। तो आप अपडेटेड रहें, जैसे ही इसका फॉर्म आएगा मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड, इसकी तैयारी से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। ये फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। तो ट्रेनिंग पीरियड बेसिकली इनका 9 मंथ का रहता है। जब आप मेडिकल्स में सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि स्क्रीनिंग, रिटन, पीआईबी,
SSB एंड देन मेडिकल्स क्रॉस करके जब आपको रिकमेंड कर दिया जाता है और जब आप जाके यूनिट ज्वाइन करते हैं, देन आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी 2 महीने की कंपलसरी ट्रेनिंग होगी, फिर 3 महीने की एक और ट्रेनिंग होगी जो यूनिट ट्रेनिंग होगी, एंड देन उसके बाद फाइनली जब आपकी 6 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगी, देन आपको 3 महीने के लिए IMA में ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग स्टैंडर्ड एंड जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा ट्रेनिंग का, या जो मैं कहूँ क्राइटेरिया रहेगा ट्रेनिंग का, वो सेम रहेगा एज़ पर जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं, वेदर NDA, CDS, FCAT जो ऐसे जाते हैं, तो सेम ट्रेनिंग प्रोसेस होगा और IMA में आपको सेम ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ, राइट। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड बाकी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हैं SSB के रिलेटेड एंड बाकी अदर एग्जाम से रिलेटेड, उन्हें जाके ज़रूर देखें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।